Hello everyone, welcome to pharmacy class. मैं हूं विशाल and today we are going to learn about blood product. यदि हम बात करते हैं बायोफार्मास्यूटिकल जो आपका बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट की हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. आप देखेंगे सिलेबस में थर्ड यूनिट का भी लास्ट टॉपिक है, फिफ्थ यूनिट का भी लास्ट टॉपिक है. अभी जो करंट का सिलेबस है आपका ब्लड प्रोडक्ट. अब ब्लड प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो ब्लड अपने आप में जो कंप्लीट ब्लड होता है वो अपने आप में एक लिक्विड डोजेस फॉर्म का पार्ट हम देख सकते हैं. इतने सारे आज की डेट में ब्लड डोनेशन की हम बात करें तो इतने सारे कैंप लग रहे होते हैं, इतने सारे लोग ब्लड को डोनेट कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली देयर आर सम प्रोसेसिंग स्टोरेज प्रोसेस. लेकिन आज की डेट में हम बात करें तो ना केवल ब्लड, उसके कई सारे कंपोनेंट्स को भी अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है और जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं. फिर उसके बाद हम बात करें कि जब ब्लड और उसके कंपोनेंट की बात करें, प्लाज्मा की बात करें, तो इसके अलावा आज की डेट में नॉन ह्यूमन प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर लिए गए हैं. जैसे कि हम बात करें कि जिनको हम प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट के तौर पर और एज अ ब्लड सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम उपयोग में करते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रोडक्ट. तो ब्लड प्रोडक्ट है क्या? यदि हम देखें ब्लड प्रोडक्ट, यदि आप सिंपल तरीके से देखें तो ब्लड प्रोडक्ट एंड इट्स कंपोनेंट. ब्लड प्रोडक्ट क्या है? तो ब्लड है अपने आप में एक ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर फॉर द ट्रांसफ्यूजन. इन्हीं को हम ब्लड प्रोडक्ट बोलते हैं. अब यदि हम बात करें ऑल्सो इंक्लूड, ब्लड प्रोडक्ट में आपके इंक्लूडेड होते हैं नॉन ह्यूमन प्रोडक्ट. जो नॉन ह्यूमन प्रोडक्ट है वो भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि डेक्स्ट्रान की बात करें और भी कई सारे प्रोडक्ट है. पॉलीविनाइल, आपका पायरोलिडीन हो गया. तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिनको हम ब्लड प्रोडक्ट के तौर पर यूज करते हैं. तो इनका क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम देखते हैं जनरल आइडिया अबाउट द ब्लड. यदि हम ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है? एक तरीके का आपका ये फ्लूइड है. और कैसा फ्लूइड है? कनेक्टिव टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू जिसका पीएच आपका 7.4 होता है. टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल जो रेंज होता है 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस. और कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टेड होता है, रेड कलर का फ्लूइड है ये आपका. और बेसिकली हम देखें तो आपके बहुत सारे जो कंपोनेंट है उनको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. अब ब्लड को यदि हम बात करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. यदि ब्लड कंपोनेंट की बात करें, ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. एक आपका नॉन सेलुलर पार्ट जिसमें सेल्स प्रेजेंट नहीं होते और एक सेलुलर पार्ट. तो नॉन सेलुलर पार्ट में आपका प्लाज्मा आ जाता है. तो प्लाज्मा जो है ब्लड का, आपका टोटल ब्लड का 55% जो है वॉल्यूम कवर करता है. और हम बात करें ब्लड सेलुलर पार्ट का तो ये 45% कवर करता है. हम बात करते हैं प्लाज्मा की. ब्लड और प्लाज्मा, जो ब्लड सेल्स हैं और प्लाज्मा को सेपरेट किया जा सकता है, फिर प्लाज्मा को भी सेपरेट किया जा सकता है. तो अभी हम एक जनरल आइडिया ब्लड के बारे में. तो प्लाज्मा में होता क्या है? इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है, अप्रोक्स 91%. और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि एक ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं. इसके अलावा प्लाज्मा में प्रोटीन भी होते हैं जिनको हम प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं. अब प्लाज्मा में 3 टाइप के जो बहुत ज्यादा नोन प्रोटीन है आपके, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन. एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है आप जब देखेंगे तो प्लाज्मा प्रोटीन का ड्रग के साथ में बाइंडिंग जब पढ़ते हैं तो उसमें आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है. तो एल्ब्यूमिन आपका एक बाइंडिंग प्रोटीन है और ज्यादातर ये आपका एंडोजिनस जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में तो हेल्प करता ही है. साथ में आपकी जितनी भी ड्रग्स आपकी प्रोटीन बाइंडिंग की कैटेगरी की बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज आपके एल्ब्यूमिन प्रोटीन से ही बाइंड होती हैं. कई बार ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि ड्रग बाइंडिंग प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? तो ध्यान में रखना एल्ब्यूमिन, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन. फिर उसके बाद में हम बात करते हैं ग्लोब्यूलिन. ग्लोब्यूलिन प्रोटीन आपका देखें तो हम 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और आपका गामा ग्लोब्यूलिन. तो गामा ग्लोब्यूलिन जो है बेसिकली आपका जो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन होते हैं. ये आपका इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा प्रोटीन जो है इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो एंटीबॉडीज जो बनती है हमारी बॉडी में वो गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बनाता है. फिर हम बात करते हैं फाइब्रिनोजन. तो फाइब्रिनोजन क्या होता है? ये भी प्रोटीन होता है, फाइब्रिन बनाता है जो कि आपका अल्टीमेटली क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड को थक्का जमाने के लिए. तो इट वाज ऑल अबाउट द प्लाज्मा. और हमने देखा कि इसमें कौन कौन से पार्ट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. ऐसे जब हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे तो हम देखेंगे ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं. क्योंकि जब आप बहुत बड़े लेवल में तैयारी करते हैं जीपैट की और इकट्ठा एक बार में सिलेबस जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा टफ होता है. इसलिए जब टॉपिक को हम पढ़ते जाए तभी उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं तो इट हेल्प अस टू क्वालिफाई एग्जाम्स.
फिर हम बात करते हैं सेलुलर पार्ट की। तो सेलुलर पार्ट में क्या होता है आपका 45% आपका होता है ये, इसमें आरबीसीज होती हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स इनको हम बोलते हैं, और आरबीसी जो है इन्हीं के कारण आपके ब्लड का कलर जो है रेड कलर का होता है। इनमें हीमोग्लोबिन होता है और ये बेसिकली आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, मतलब आपकी एक तरीके के इससे ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। फिर हम बात करें डब्ल्यूबीसी जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करते हैं। इनमें आपका मोनोसाइट्स होता है, फिर आपका ग्रेन्युलोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट्स होता है। मोनोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स इनका काम होता है फैगोसाइट करने का। ये एज अ मैक्रोफेज की तरह काम करती हैं डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। फिर हम बात करते हैं आपका लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट आपका लिम्फोसाइट टी और लिम्फोसाइट बी, ये आपकी पूरी बॉडी में जो एक इम्यूनिटी का मैकेनिज्म तैयार करते हैं। तो यदि हम बात करें डब्ल्यूबीसी तो ये हो गई। फिर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स भी अपने आप में क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होती हैं। अब जो नेक्स्ट ये हमने देखा कि ब्लड के बारे में, अब जब ब्लड प्रोडक्ट्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो ब्लड में और आरबीसीज में स्पेशली जब हम बात करते हैं तो एक वर्ड आप सुनेंगे हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हिमेटोक्रिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कैसा क्वेश्चन? हिमेटोक्रिट एक्चुअली है क्या? ये परसेंटेज बताता है टोटल ब्लड में आरबीसी का परसेंटेज कितना है, रेड ब्लड सेल्स का परसेंटेज कितना है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि परसेंटेज ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी का परसेंटेज है वो कितना परसेंटेज है, उसको हम किस यूनिट से बताते हैं। और आप जब कभी रिपोर्ट्स देखते हैं तो इस हिमेटोक्रिट जो है HCT करके भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। HCT परसेंटेज मतलब आरबीसी का परसेंटेज कितना है उसके ब्लड में। जैसे जब हम ब्लड को यदि सेंट्रीफ्यूज करें और ब्लड को जब हम सेपरेट करने के लिए रख दें तो हमको जो नीचे वाला पोर्शन मिलता है वो आरबीसीज का होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 43 टू 44% होता है टोटल ब्लड का। फिर हम बात करें आपका प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज, ये आपका 1% बनाते हैं, तो टोटल आपका 45% ये हो गया। बाकी जो आपका लिक्विड पोर्शन होता है वो प्लाज्मा आपका 55% आपका बनाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द, हम बोलेंगे अब जब हम ब्लड किसी से निकालते हैं तो आपका, और ब्लड के जब कंपोनेंट बनाते हैं तो सिंगल डोनर भी हो सकता है और बहुत सारे आपके मैनी डोनर्स भी हो सकते हैं। तो जब सिंगल डोनर का हम ब्लड लेके जो बनाते हैं तो आप उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एफ्रेसिस, सिंगल डोनर जो होता है। और जब बहुत सारे लोगों के ब्लड से, जिसको हम बोलते हैं पूल्ड सिस्टम, तो पूल्ड से हम कई बार कई सारे कंपोनेंट्स को बनाते हैं, जैसे कि आपके क्लॉटिंग फैक्टर हो गए और आपका कई सारे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हो गए। इनको जब बनाते हैं तो हम कई सारा जो है ब्लड के कॉम्बिनेशन से सेपरेट करते हैं, तो उसको पूल्ड सिस्टम बोलते हैं, तो ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। आपके जो ब्लड प्रोडक्ट हैं उनको कितने तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उसको हम डायग्रामेटिक तरीके से समझते हैं, जिसमें आपको हेल्पफुल होगी लॉन्ग टर्म तक उसको याद रखने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि होल ह्यूमन ब्लड जो है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद में तो सबसे पहला प्रोडक्ट आपका यही हो जाता है। होल ह्यूमन ब्लड अपने आप में एक प्रोडक्ट है, लिक्विड प्रोडक्ट है, तो इसके हमने पढ़े बेनिफिट ये होते हैं, और भी हम इसके बारे में देखेंगे। फिर इसको जब हम स्लो सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जब एक तरीके का एपरेटस होता है जिसमें आपका ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स में हम इन लिक्विड को इन ब्लड को ऐड कर देते हैं और उसको रोटेट करते हैं, तो एक तरीके का फोर्स काम करता है जो कि सब्सटेंस उसके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट करता है। तो वो हम इसमें करते हैं, तो जिसके कारण आरबीसीज आपकी बन जाती हैं। एक उसमें आपको आरबीसीज सेपरेट कर लेते हैं और आपका एक पोर्शन मिलता है प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। तो प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा ये फिर सेपरेट हम उसको कर सकते हैं। यहां पर दूसरा आपका प्रोडक्ट मिल गया। सबसे पहला इसमें हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन, तो होल ह्यूमन ब्लड। फिर हम सेकंड पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जो प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आ जाता है कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो इसमें आपका आ जाता है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, जिनको कि हम जो है पैक्ड आरबीसीज भी बोलते हैं और रेड कॉन्सेंट्रेट्स भी बोलते हैं। तो ध्यान में रखना, इस तरीके से एग्जाम से पूछा जा सकता है। दूसरा प्रोडक्ट ये, तो डब्ल्यू होल ह्यूमन ब्लड हो गया। सेकंड आपका ब्लड प्रोडक्ट में रेड ब्लड सेल्स हो गया, जिसको कि आपने स्लो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम जो है कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा होता है, इसको भी हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो प्लेटलेट्स अलग हो जाती हैं। तो ये भी अपने आप में एक ब्लड कॉम्पोनेंट है आपका, क्या, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट। तो प्लेटलेट्स ये भी एक प्रोडक्ट है। और यहां पर बचा आपका ये प्लाज्मा, तो प्लाज्मा अपने आप में एक प्रोडक्ट है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा से भी कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं। अभी हमने होल ह्यूमन ब्लड से प्लाज्मा
आपका और प्लेटलेट्स तक में हमने देखा ये क्लासिफिकेशन। अब प्लाज्मा कंपोनेंट या प्लाज्मा अपने आप में एक प्रोडक्ट है और फिर उसके कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बुकैब्स आएंगी जिनको आपको समझना जरूरी है। अब प्लाज्मा को हम फर्दर सेंट्रीफ्यूज करते हैं और कूल करते हैं, तो प्लाज्मा दो पार्ट में आपका डिवाइड होता है। एक तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसको कि हम ड्राइड प्लाज्मा भी बोलते हैं, फ्रीज ड्राइंग से हम उसको ड्राई कर लेते हैं और उसको स्टोरेज के लिए हम रख देते हैं, 1 से 2 ईयर तक स्टोरेज कर सकते हैं हम इसका। तो प्लाज्मा से ही आपका दो चीजें हमको मिलती हैं, एक फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो कि एज आपका एक प्रोडक्ट है, प्लाज्मा प्रोडक्ट की हम बात करें, प्लाज्मा की बात करें कंपोनेंट की, और दूसरा है आपका प्लाज्मा डेरिवेटिव्स। तो प्लाज्मा डेरिवेटिव्स में आपका जो है प्रोटीन्स आ जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और आपका कोएगुलेटिंग फैक्टर। और ये जो है प्लाज्मा पूल्ड से भी कलेक्ट कर सकते हैं, ध्यान में रखना है आपको। फिर आपका जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है उसको आप दो तरीके से फिर उसको आप जो है सेपरेट कर सकते हैं। मतलब एक होता है आपका क्रायो प्रेसिपिटेट कंपोनेंट प्लाज्मा का, और एक होता है आपका क्रायो सुपरनेटेंट। तो इसको हम समझेंगे कि क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्रायो प्रेसिपिटेट करके शॉर्ट नोट में आ जाता है कई बार, और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा करके। तो ये हो गए आपके कंपोनेंट किसके, प्लाज्मा के। और एक और क्लासिफिकेशन में आप लिख सकते हैं प्लाज्मा डेरिवेटिव्स। तो प्लाज्मा डेरिवेटिव्स में इनके प्रोटीन आ जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और कोएगुलेटिंग फैक्टर, जिसमें आपका ड्राइड फाइब्रिनोजन, ड्राइड थ्रोम्बिन, ये इस तरीके के प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो हमने देखा क्लासिफिकेशन में इनको हम चाहे तो देखें तो हम 4 कैटेगरी इनकी बना सकते हैं। एक तो आपका होल ह्यूमन ब्लड, फिर ब्लड कंपोनेंट में आपका आरबीसी, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट हो गया आपका, फिर उसके बाद में हम प्लाज्मा अपने आप में है, फिर प्लाज्मा के कंपोनेंट की कैटेगरी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायो प्रेसिपिटेट प्लाज्मा, फिर आपका क्रायो सुपरनेटेंट प्लाज्मा, और फिर आपका प्लाज्मा डेरिवेटिव एक कैटेगरी। तो प्लाज्मा डेरिवेटिव में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और आपका कोएगुलेटिंग फैक्टर। तो आपको डिटेल्ड बेसिकली ह्यूमन ब्लड के बारे में देना, प्लाज्मा के बारे में आपके सिलेबस में, बाकी इन चीजों के बारे में भी आप यदि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। देन उसके बाद में हम बात करते हैं आपका, फिर आपके प्लाज्मा सब्सटीट्यूट आ जाते हैं और ब्लड सब्सटीट्यूट आ जाते हैं, एक और अलग कैटेगरी है। वो नॉन आपके ये ह्यूमन पार्ट्स नहीं होंगे, वो नॉन ह्यूमन पार्ट हम उनको बोलेंगे। तो लास्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं होल ह्यूमन ब्लड। होल ह्यूमन ब्लड को हम कलेक्ट कहां से करते हैं? होल ह्यूमन ब्लड का कलेक्शन जो है हम मीडियन क्यूबिटल वीन से करते हैं। फ्रंट एल्बियो में, जो हमारी फ्रंट एल्बियो है उसमें हम मीडियन क्यूबिटल वीन से करते हैं। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मीडियन क्यूबिटल वीन से हम कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने से पहले प्रॉपर उसको हम सैनिटाइज कर लेते हैं। सैनिटाइज वर्ड तो अभी सभी फैमिलियर होंगे, उसको स्टरलाइज कर लेते हैं उस एरिया को। फिर उसके बाद में हम उस ब्लड को कलेक्ट करते हैं और उसको हम स्टेराइल बैग में रखते हैं या तो बॉटल में रखते हैं, जिसमें कि एंटी कोएगुलेंट एजेंट होता है। तो एंटी कोएगुलेंट के बारे में हम इस के लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर उसको हम सील कर देते हैं। प्रोसेस को आप फ्लो डायग्राम में बता सकते हैं एग्जाम्स में। उसको आप सील कर देंगे कंटेनर को, फिर उसको आप कूल्ड कर देंगे तुरंत 4 to 6 डिग्री सेल्सियस में। फिर उसके बाद में ये आपका जो है ब्लड प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने की। 1 यूनिट ब्लड आपका 450 ml होता है, जिसमें आपका लगभग 63 ml एंटी कोएगुलेंट होता है। फिर आपका वही वैल्यू HCT, जिसको हम बोलते हैं हेमाटोक्रिट वैल्यू, 45% होना चाहिए। इससे कम होते तो उस व्यक्ति का ब्लड नहीं लेते हैं, ध्यान में रखना। 45% होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर सेल्फ लाइफ जो होती है इसकी 35 डेज। ये कई बार रिपीटेड पूछा गया जीपैट में कि जो आपका WBCs होता, सॉरी होल ह्यूमन ब्लड है और आपका RBCs की सेल्फ लाइफ कितनी होती है, तो उसमें वीक्स में लिखा रहता है। तो 5 जो है हफ्ते, उसको हम 5 वीक्स तक जो है स्टोर कर सकते हैं ब्लड। आपका जो होल ह्यूमन ब्लड है, स्टोरेज टेम्परेचर इसका 2 to 6 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पर ध्यान में ये रखना, ये भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जिस रेफ्रिजरेटर में हम रख रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से वैलिडेट होना चाहिए, कैलिब्रेटेड होना चाहिए, प्रॉपर उसमें जो है क्लीन होना चाहिए, कोई भी कंटेमिनेशन के चांसेस उसमें नहीं होना चाहिए। फिर आपने और ब्लड जब हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना चाहिए, ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। तो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्यों जरूरी होता है? ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में आपका जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग ब्लड ग्रुप हम बात करें तो ये कैसे नाम दिया गया है। आपका जो लैंड स्टीनर थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ABO सिस्टम किन्होंने दिया था, तो लैंड स्टीनर थे जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया था। यदि हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो ABO जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये बेसिकली हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्रुप है वो इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड मतलब कि पेरेंट से जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है ये।
तो आपके अलग अलग जीन होते हैं ए बी ओ, जो कि ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। बेसिकली हम इनको क्या बोलते हैं, एक तरीके के एंटीजन होते हैं। यदि ब्लड ग्रुप ए वाले को यदि हम ब्लड ग्रुप बी दे देंगे तो ए जो है एक एज अ एंटीजन की तरह काम करेगा, एंडोजेनस जिसको एंटीजन हम बोलेंगे, और बी जो है इसके लिए एंटीबॉडी का काम करेगा। तो इस तरीके से या तो ये एंटीजन एंटीबॉडी की तरह काम करेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करेंगे, जिससे एक तरीके का रिएक्शन हो जाता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को, उसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन, तो ध्यान में रखना है ये वर्ड एग्लूटिनेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। एंटीजन एंटीबॉडी के इन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन के कारण ये रिएक्शन हुआ तो इसको एग्लूटिनेशन, और जो एंटीबॉडी उसको हम बोलते हैं, जो हमारी ब्लड में एंटीबॉडी की तरह काम करता है, उसको हम बोलेंगे एग्लूटिनिन। एग्लूटिनिन, तो एंटीबॉडी में ध्यान रखना है एग्लूटिनिन, और एग्लूटिनेशन बेसिकली इट इज द एंटीजन रिएक्शन के कारण जो प्रोसेस होती है। तो एग्लूटिनेशन एंटीजन, एग्लूटिनिन आपका हो जाएगा एंटीबॉडी। ध्यान में रखना, ये पूछा गया था एग्जाम में एक बार। एग्लूटिनिन जो है आपका एंटीजन को हम एग्लूटिनिन यहां पर बोलेंगे। फिर उसके बाद में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हमने ध्यान में रखी। उसके बाद में आरएच फैक्टर होता है। आरएच जो है रीसस मंकी में एक तरीके का एंटीजन पाया गया था, एंटीजन डी हम उसको बोलते हैं, एंटी डी। तो यदि जिस व्यक्ति में ये आरएच फैक्टर या एंटी डी देखा जाता है उसको आरएच पॉजिटिव बोल देते हैं, और जिनमें ये फैक्टर नहीं प्रेजेंट होता उसको आरएच नेगेटिव हम बोल देते हैं। तो ये भी हमको जो है एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन या थ्योरी में इसको मेंशन कर सकते हैं, ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। इन चीजों का हमको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका टेस्ट बिफोर जो है आपको जो है ह्यूमन जिसका भी ब्लड जो डोनर है उसके टेस्ट जरूरी होते हैं। कोई आपका ऑलरेडी कोई डिसीज तो नहीं, उसको हीमोग्लोबिन का कंटेंट, आरबीसी का कंटेंट कम तो नहीं है, तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट टू कैरी आउट द टेस्ट। एंड द लेबलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लेबलिंग में आपका जो डोनर आपने लिया है, डेट क्या थी, उसका ब्लड ग्रुप क्या था, और उसका जो है पर्टिकुलर उसमें जो भी जरूरी चीजें होती हैं आपको सारी चीजें लेबलिंग में इंपॉर्टेंट होता है, तो वो लेबलिंग एक पोर्शन होता है। फिर हम बात करें होल ह्यूमन ब्लड का यूज क्या है। होल ह्यूमन ब्लड जो है एज अ क्रॉनिक एनीमिया में हम यूज कर सकते हैं आपका। फिर एक्यूट हीमरेज वगैरह की कंडीशन, हेमरेज की कंडीशन में यूज कर सकते हैं, ब्लड लॉस। और हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या होता है, इसमें जनरली ब्लड लॉस होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, इस तरीके की हम उसको हीमोफीलिया बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की, जिसको कि हम कैसे कलेक्ट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू हम आरबीसी को अलग कर लेते हैं। अब आरबीसी जो है आपका, इसको हम पैक्ड आरबीसी भी बोला जाता है, और इसमें जो है आपको जो है पैक्ड आरबीसी के अलावा रेड कॉन्सेंट्रेट भी बोला जाता है, रेड सेल कॉन्सेंट्रेट। तो कंफ्यूज मत होना, इसका यूज क्या है। स्पेशली क्या होता है कि आप पूरा को पूरा ब्लड कई बार देने की जरूरत नहीं होती है पेशेंट को, अल्टीमेटली, नहीं तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है। कई बार कुछ लोगों को आरबीसीज की कमी होती है, वो किन कारणों से हो सकती है, एनीमिया के कारण। एनीमिया मतलब होता है आपका आरबीसी की कमी होना बॉडी में स्पेशली। फिर थैलेसीमिया जिनमें प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं बनता, तो इसमें कंटिन्यू ब्लड लगता है, तो थैलेसीमिया स्पेशली आरबीसीज नहीं बनती। फिर आपका हम बात करें तो कुछ और, हाँ, सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल में क्या होता है, जो आपका शेप होता है, आकार होता है आरबीसी का, वो डिफरेंट सिकल के जैसे हो जाता है, जिसके कारण उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। उस केस में हम देते हैं, इसका जो HCT वैल्यू परसेंटेज है वो 65 to 70% होता है, ठीक है ना। आपका जो इसका हेमाटोक्रिट परसेंटेज होता है 65 to 70%, और 1 यूनिट जो होता है इसका 330 ml के लगभग होता है, और 35 डेज तक इसका भी जो है आपका सेल्फ लाइफ है, और 4 to 6 डिग्री सेल्सियस में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। फिर हम बात करें थर्ड, प्लेटलेट्स कॉन्सेंट्रेट। प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट क्या होता है आपका, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है उससे हम क्या करते हैं, प्लाज्मा को सेपरेट करके प्लेटलेट्स कॉन्सेंट्रेट को जो है हम अचीव कर लेते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से ही हम करते हैं। तो प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन का जो होता है 22 डिग्री सेल्सियस में होता है, और ब्लीडिंग वगैरह की सिचुएशंस में हम इसको दे सकते हैं, स्पेशली जब हमको आरबीसी की जरूरत नहीं है, होल ब्लड देने की जरूरत नहीं है, उसको पेशेंट को ब्लीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लेटलेट्स आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स को कंटेन करते हैं, तो हम इसको जो है प्लेटलेट्स को दे सकते हैं। और यदि ये ओपन हो जाता है तो 6 घंटे के अंदर हम इसको यूज करते हैं, नहीं तो इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 5 डेज तक की होती है। तो ये हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स अबाउट द आपका ये होल ह्यूमन ब्लड और आरबीसी। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि
आपका जो एंटी कोएगुलेंट होते हैं वो क्या होते हैं। तो आपकी बॉडी में जब ब्लड होता है तो वो नहीं क्लॉट होता है, लेकिन जब बॉडी से बाहर आने लगता है तो वो क्लॉट होने लगता है। तो इनसाइड द बॉडी ये क्लॉट क्यों नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द हेपेरिन करके केमिकल होता है। तो हेपेरिन के कारण जो है वो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ध्यान में रखना ही आपको। अब लेकिन जब बाहर होता है तो उसमें कुछ सब्सटेंस होते हैं, लाइक साइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, डेक्सट्रोज हो गया, ये कुछ सब्सटेंस होते हैं। हम एडिनिन भी ऐड कर देते हैं। तो साइट्रेट आपका जो है चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, उसमें जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है उसके साथ में चिलेट कर लेता है। फॉस्फेट आपका एज अ बफर की तरह काम करता है, जो पीएच को मेंटेन करता है। डेक्सट्रोज उसको जो एज अ एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है, और एडेनिन भी जो है आपको एटीपी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ही आपका जो है ब्लड की जो लाइफ स्पान होती है 35 डिग्री सेल्सियस तक, 35 डेज तक होती है। तो इसको कई बार CPDA करके भी हम दे देते हैं, एडेनिन ऐड करके, और CPD करके भी। तो ध्यान में रखना यदि कंफ्यूज नहीं होना, CPD। और इसके अलावा हम इसमें सोडियम डाइसोडियम एडिटेट एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड को भी एज अ क्लॉटिंग एंटीकोएगुलेंट के तौर पर हम इनको यूज करते हैं, जिसके कारण आपका जो है आउटसाइड द बॉडी जो आपका ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है। तो इसलिए हमको एंटीकोएगुलेंट मस्ट जरूरी होता है इन सब चीजों में। फिर हम बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट आपका है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को आपने आइसोलेट किया, तो प्लाज्मा ड्राइड प्लाज्मा के फॉर्म में भी होता है और लिक्विड प्लाज्मा में आपको फिर से आपको जो है सिट्रेट वगैरह ऐड करना होगा, और ड्राइड में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर हम बात करते हैं प्लाज्मा जो होता है, इसको जब हम ले लेते हैं प्लाज्मा को, तो प्लाज्मा को हम क्या करते हैं, फ्रोजन करते हैं उसको बाय द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे, और एथाइल अल्कोहल से -25 डिग्री सेल्सियस में विद इन 4 आवर। उसको आइसोलेट करने के बाद में जब हमने ब्लड कॉम्पोनेंट्स उसको सेपरेट कर लिया प्लेटलेट से, प्लेटलेट अलग हो गई, तो उसको हम क्या करते हैं -25 डिग्री सेल्सियस में 4 आवर के विद इन 4 आवर, मतलब 4 घंटे के अंदर हम उसको क्या कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं उसको, मतलब ड्राई कर लेते हैं, फ्रीज ड्राइंग जिसको हम बोलते हैं। तो फ्रोजन बाय अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथिलीन आपका इथाइल अल्कोहल से। तो ये आपका जो प्रोडक्ट मिलता है ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होता है इसको स्टोर करते हैं हम, फिर उसके बाद में -40 से -50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। 1 यूनिट इसकी कंटेन करती है 200 से 250 ml तक के वॉल्यूम को, और इसकी सेल्फ लाइफ है 1 to 2 ईयर, 1 से 2 साल इसकी जो है सेल्फ लाइफ होती है। फिर इसका यूज जो है हम सिंगल एंड मल्टीपल जो आपका क्या बोलना चाहिए क्लॉटिंग फैक्टर डिसीज होती है, यदि सिंगल, क्योंकि आपका जो प्लाज्मा है, अभी हमने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जब लिया है तो इसमें आपके सारे प्लाज्मा डेरिवेटिव्स भी हैं, आपका जो है सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। तो सिंगल क्लॉटिंग फैक्टर किसी को बॉडी में कमी है या मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है, तो हम उस केस में पूरा ब्लड ना देके फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी दे सकते हैं। आज की डेट में एंटीबॉडी के तौर पे भी प्लाज्मा थेरेपी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जो है यूज में है। फिर कंटेन ऑल कोएगुलेटिंग फैक्टर, इसमें सारे कोएगुलेटिंग फैक्टर होते हैं। अब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हम क्या करते हैं, जब और हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, हैवी सेंट्रीफ्यूगेशन या बहुत हाई सेंट्रीफ्यूज करते हैं आपका फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को, तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है हमको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक उसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और एक हमको जो मिलता है आपका प्रेसिपिटेट के अलावा सुपरनेटेंट, मतलब ऊपरी जो लिक्विड मिलता है। तो जो प्रेसिपिटेट हमको मिलता है उसको बोलते हैं क्रायो प्रेसिपिटेट। ये किससे प्रिपेयर किया जाता है, आपके फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को ही और ज्यादा फ्रीज करके और सेंट्रीफ्यूज करके, क्रायो प्रेसिपिटेट। तो ये क्रायो प्रेसिपिटेट में क्या होते हैं, कुछ जो फैक्टर होते हैं वो बस इसमें आ जाते हैं, जैसे इसमें आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको करते हैं, और इसमें फैक्टर आपका फैक्टर 8 होता है, और एक वॉन मिलीब्रांड करके फैक्टर होता है, ये भी बहुत जरूरी होता है क्लॉटिंग के लिए। फैक्टर 9 अवेलेबल होता है, और फाइब्रोनोजिन इसमें फैक्टर ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसमें स्टेबल और लेबाइल फैक्टर होते हैं 2 तरीके के, तो दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसका स्टोरेज जो है हम 30 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस में करते हैं, और इसका यूज हम किस में करते हैं, जैसे आपका बोलना चाहिए ड्रग इनकम्पेटेबिलिटी ऑफ आपका जो क्लोपिडेग्रॉल एक ड्रग होती है आपकी, क्लोपिडेग्रॉल करके एक ड्रग होती है, उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन और नेम क्लियर कर लेना, क्लोपिडोग्रिल करके एक ड्रग होती है, वो जो हम उसको यूज करते हैं तो क्या होता है कि उसके कारण कई बार जो है ब्लीडिंग जैसी सिचुएशन आती, क्लॉटिंग नहीं हो पाती, तो उस केस में हम दे सकते हैं क्योंकि उसमें ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती है।
और हाँ, इसको जो है हम वॉन बिलीबर्ड डिसीज में भी दे सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि वॉन बिली ब्रांड डिसीज में हम कौन सा प्रोडक्ट देंगे, तो क्रायो प्रेसिपिटेट आपको देना है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में यदि किसी की बॉडी में फैक्टर 8 और फैक्टर 13 की कमी के कारण क्लॉटिंग नहीं हो रही है, तो उसमें भी हम क्रायो प्रेसिपिटेट दे सकते हैं। अब क्रायो सुपरनेटेंट की बात करें तो क्रायो सुपरनेटेंट भी क्या, इसको हम फ्रीज करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस में इमीडिएटली, ठीक है ना, -80 डिग्री सेल्सियस में, और -18 डिग्री सेल्सियस में इसको स्टोर करते हैं हम। फिर इसमें क्या होता है, स्टेबल क्लॉटिंग फैक्टर होता है, इसमें आपका क्लॉटिंग फैक्टर जो 8 होता है और फाइब्रिनोजन जो प्रेजेंट होता है वो आपका हट जाता है। क्या होता है कि क्रायो प्रेसिपिटेट जैसे किसी की बॉडी में फाइब्रोनोजन के कारण कोई इनकम्पेटेबिलिटी इशू आ रही होती है, तो उस केस में हम क्रायो सुपरनेटेंट दे देते हैं। जैसे इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पस में, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिक जो आपका एक डिसीज होती है परप्यूरा, उस केस में हम जो है क्रायो सुपरनेटेंट हम दे सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट आपका जो था ब्लड प्रोडक्ट, प्लाज्मा प्रोडक्ट और प्लाज्मा कंपोनेंट और ब्लड के कंपोनेंट और होल ह्यूमन ब्लड के बारे में। अब जो इसमें नेक्स्ट आपका आता है, हम बात करें तो आपका ब्लड प्लाज्मा सब्सटीट्यूट्स। तो ब्लड प्लाज्मा जो सब्सटीट्यूट है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपके जो प्लाज्मा एक्सपेंडर की कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम प्लाज्मा सब्सटीट्यूट भी बोलते हैं, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और एक होता है आपका सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर में कुछ परफ्लोरो कार्बन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, बेस्ड ऑक्सीजन कैरियर होते हैं, जिनको हम यूज करते हैं, जिनके एक दो नाम आप चाहें तो इंटरनेट से देख के लिख सकते हैं। ये नहीं आपको पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एज अ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको गेन कर सकते हैं। फिर वॉल्यूम एक्सपेंडर में आपका इसमें आ जाता है डेक्स्ट्रान, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन हो गया, और आपका जो है गम सैलाइन करके हो गया। फिर इसमें कई सारे और भी प्रोडक्ट होते हैं, डेक्स्ट्रान जो है आपका गम, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन हो गया, और भी ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम दे सकते हैं। तो प्लाज्मा सब्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, विस्कोसिटी जो है ब्लड की विस्कोसिटी से मेंटेन होनी चाहिए, आइसोटोनिसिटी इक्वल होनी चाहिए इनसे, कोई इम्यूनोजेनिक डिसीज ना करें, किसी भी तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी कॉज ना करें, और ये ऐसी चीजें होना चाहिए। तो हम बात करते हैं डेक्स्ट्रान के बारे में, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो डेक्स्ट्रान जो है वाइडली यूज्ड होता है और इसी के बारे में एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो डेक्स्ट्रान एक तरीके का पॉलीसैकेराइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, जो कि पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, नॉन ह्यूमन है ये आपका प्रोडक्ट, और ये जो है आपकी इसकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है ब्लड के बराबर ही होती है, और ये पीएच को भी डिस्टर्ब नहीं करता है। हाँ, एक इसमें ड्रॉबैक ये है कि ये जो क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग के साथ में इंटरफेयर करता है और उसकी ब्लीडिंग टाइम को बढ़ा देता है, मतलब ब्लीडिंग टाइम को लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपका कर देता है, जो नॉर्मल टाइम होता है उससे ज्यादा। तो ये इसके साथ में ड्रॉबैक है। इसमें कई तरीके के डेक्स्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, डेक्स्ट्रॉन आपका 70, 40, 60। ये क्या होता है कि डेक्स्ट्रॉन का परसेंटेज कितना प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ये डिवाइडेड होते हैं। तो डेक्स्ट्रॉन हो गया। फिर उसके बाद में पॉलीविनाइल पायरोलिडीन की हम बात करें, पॉलीविनाइल आपका पायरोलिडीन। तो पॉलीविनाइल पायरोलिडीन क्या होता है आपका, ये बेसिकली एक तरीके का पॉलीमर है, वाटर सॉल्युबल पॉलीमर है, जिसको हम हाइड्रोफिलिक पॉलीमर बोलते हैं। ये भी जो है आपका कंपेटेबल है, लेकिन इसके साथ में आजकल ज्यादातर जो है कार्सिनोजेनिसिटी जैसी प्रॉब्लम आती है, तो इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। फिर सबसे ज्यादा जो यूज है आपका डेक्स्ट्रॉन का ही हम करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड प्रोडक्ट। सो ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, जरूरी है, क्योंकि कई बार जो है शॉर्ट नोट में ब्लड प्रोडक्ट और आपका जो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और इस तरीके से क्रायो प्रेसिपिटेट और क्रायो सुपरनेटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को ये जो है टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।